अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौम से खिताब किया और अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे मुल्क के हालात अमरीका और यूरोप जैसे नहीं कि शहरों को बंद कर दें। अगर कोरोना से बचाने के लिए शहर बंद किए तो गुर्बत और भूख से लोग मर जाएंगे, इसलिए महज अवामी मकामात और तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया है। कोरोना से निपटने के लिए एनडीएमए को जिम्मेदारी दी है। उनका कहना था कि जब से कोरोना का पता चला उस वक्त से चीन से राब्ते में है। चीन के बाद ईरान के शहर कुम में कोरोना फैला और वहां से जो ज़ायरीन पाकिस्तान आए उन्हें बॉर्डर पर क्वारंटीन में रखा गया। ताफ्तान की सरहद पर लॉजिस्टिक पहुंचाना बहुत मुश्किल था, जिस पर पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत को दाद देता हूं। उनका कहना था कि अब तक 9 लाख अफराद की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बड़ी तादाद में फेस मास्क मौजूद हैं। कोरोना के मामले पर अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा और कहा कि ये एक फ्लू की किस्म है, इतना खतरनाक नहीं है। 97% अफराद सेहतियाब हो जाते हैं और 97 में से भी जो 90% लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलता और वो सेहतियाब हो जाते हैं। और ये बड़ी अहम बात है और इंटरनेशनली भी ये बात ज़रूर कही जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहरों को बंद ना करने का फैसला किया है, मगर कोरोना के बढ़ते हुए खतरे से मुकाबले के लिए सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए हैं। लोगों को घरों में महदूद करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत के फैसले के तहत कल से सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क्स और सीव्यू बंद कर दिए जाएंगे। इंटरसिटी बस सर्विस और सिंध के सरकारी दफातर जुमेरात से बंद कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत के फैसले के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में सिर्फ खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली होंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने पर पाबंदी होगी, मगर लोग घर लेकर जाने के लिए खाना ले सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में हर गुजरते लम्हे के साथ तेजी आ रही है। केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। चारों सूबों से मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 236 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सिंध में हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 172 हो चुकी है। सक्खर के क्वारंटीन में मौजूद ताफ्तान से आने वाले 134 ज़ायरीन में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 37 केसेस कराची और 1 हैदराबाद में सामने आ चुका है। सिंध के बाद सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 26 है, जो आज ही बढ़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 16 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की शिद्दत को देखते हुए पाकिस्तान सुपर लीग को मनसूख कर दिया गया। इससे पहले पीएसएल को पहले महदूद करते हुए 18 मार्च को फाइनल कराने का फैसला किया गया। आज 2 सेमीफाइनल्स खेले जाने थे, मगर अब ये मैचेस बाद में कराने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ पीएसएल से वाबस्ता तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट कराने का भी फैसला किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और मुल्क में इस वायरस के फैलने का जिम्मेदार ताफ्तान में किए गए नाकिस इंतजामात और संगीन बेएहतियाती को करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कोरोना मुल्क भर में फैल रहा है। इस हसास मामले पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने दबाव डालकर ताफ्तान से लोगों को बाहर निकाला और जो केसेस भी सामने आ रहे हैं उनकी अक्सरियत का ताल्लुक ताफ्तान के क्वारंटीन में रहने वालों से निकल रहा है। यानी सिंध के नए मरीज हों या पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के केसेस, इन तमाम मुतासरीन में एक मुश्तरका चीज़ यह है कि ये लोग ईरान से पाकिस्तान आए और ताफ्तान के मकाम पर बनाए गए क्वारंटीन के मरकज़ में 14 दिन का वक्त गुजारने के बाद अपने इलाकों में पहुँचे हैं, मगर उनमें कोरोना की तशख़ीस हो रही है, जिसने सूरत हाल को तशवीशनाक बना दिया है। इंतहाई हसास मामले पर वफाकी हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और बेएहतियाती पर सवालात उठ रहे हैं। तनकीद हो रही है कि जब ईरान से आने वालों को ताफ्तान में दूसरों से अलग रखा गया था तो उनमें कोरोना की तशख़ीस क्यों नहीं की गई? मुतासरा लोगों को ताफ्तान में बगैर स्क्रीनिंग और टेस्ट किए क्वारंटीन से क्यों निकाला गया? एक दूसरे से उन्हें दूर क्यों नहीं रखा गया? एक दूसरे के साथ बिठा दिया गया, जिससे इतने सारे लोगों में कोरोना वायरस फैल गया, मुल्क भर के लिए खतरा बना दिया गया। हालांकि चीन और इटली समेत दीगर ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहां पर बैरून मुल्क से आने वालों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इस हवाले से दुनिया भर में सख्त इक़दाम और हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, मगर इन सबके बावजूद संगीन नौयत की बेहतियाती की गई, जिसका नतीजा मुल्क भर में नजर आ रहा है। ताफ्तान से कोरोना मुल्क भर में फैल रहा है। सिंध हुकूमत पहले ही वफाकी हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दे चुकी है और अब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने ताफ्तान से लोगों को मुल्क भर में भेजा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया है कि ताफ्तान से लोगों के सैलाब को लाने की इजाजत जुल्फी बुखारी ने दी। आप देखें चाइना से जो है स्टूडेंट्स नहीं लाए गए,
लेकिन जो है ताफ्तान के रास्ते सैलाब जो है लोगों का आ रहा है, जो है इस वक्त सारे मुल्क में जो है कोरोना वायरस जो है डिटेक्ट ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ये जुल्फी बुखारी जो हैं उन्होंने ये सारा जो है सैलाब जो है अलाउ किया है पाकिस्तान के अंदर आना जो है ताफ्तान से। पूरे के पूरे काफिले मिसिंग है, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ वो काफिले जो है इस वक्त किन शहरों में है, कोई पता नहीं है। मगर जुल्फी बुखारी ने इस मामले से लाताल्लुकी जाहिर की और ज़ायरीन को लाने के लिए दबाव इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम की तरदीद की। आपने उसके प्रोग्राम में बात करते हुए गरीदा फारूकी साहब से बात करते हुए गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन्होंने ताफ्तान से ज़ायरीन को लाने के लिए कोई दबाव इस्तेमाल नहीं किया, उनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस हवाले से फ़ौज और वज़ीर आला बलोचिस्तान फैसले कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी के मुताबिक ताफ्तान से लोगों को निकालने के मामले से उनका ताल्लुक नहीं है, मगर इस हवाले से मजहबी स्कॉलर तैयबा खानम ने 15 मार्च को दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया था कि उन्होंने जब ताफ्तान में फंसे हुए अपने बेटे के हवाले से जुल्फी बुखारी से रब्ता किया तो जुल्फी बुखारी का कहना था कि आपने ठीक शख्स से रब्ता किया है और वो ही यानी मैं ही। खुद जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं ही सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। एक तरफ वज़ीर आज़म के एक मामले खुसूसी पर ताफ्तान से लोगों को मुल्क भर में पहुँचाने का इल्ज़ाम लग रहा है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसकी ताफ्तान के क्वारंटीन में इख्तियार की गई बेएहतियाती की वजह से कोरोना मुल्क भर में फैल रहा है, जहाँ पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल नहीं रखा गया। ज़ायरीन को एक साथ रखकर ताफ्तान को क्वारंटीन के बजाय कोरोना की नर्सरी बना दिया गया। इस हवाले से BBC ने ताफ्तान बॉर्डर पर कायम क्वारंटीन में मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने नाक़िस इंतजामात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वफाकी हुकूमत तनकीद की जद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अब यह कहा गया है कि शहरों को लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि इससे कोरोना से तो कम लोगों को नुकसान होगा मगर गुर्बत से लोग मर जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप वज़ीर हैं। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की तो तारीफ हो ही रही है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप लोगों की पॉलिसी रही है। जो लोग एयरपोर्ट से आए हैं वो बाकायदा उनको मैसेजेस भी जा रहे हैं और वो दिखा भी रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत फॉलो अप भी कर रही है कि अगर आपको कोई शिकायत हो तो आइएगा। तो आप लोगों की इस हवाले से तारीफ हो रही है। ये जो अब एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ आप जा रहे हैं, बंद करना शहर, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लोग गुर्बत से मर जाएंगे, क्या सेकेंडरी लेवल पर इतना फैल रहा है क्या ताफ्तान के लोगों के अलावा जो आपने पहले क्वारंटीन में रख दिया कि जिसकी वजह से ज़रूरत को महसूस किया गया? शायद हमारे पास जो आपने बताया ना 172 केसेस हैं, उसमें 18 केसेस वो हैं जो लोकली ट्रांसमिटेड हैं। अच्छा, ये 18 भी शायद नंबर्स में लोगों को ज़्यादा ना लगते हों, लेकिन हमारे लिए जो बात ज़्यादा बायसी तशवीश है वो ये है कि ताफ्तान के बॉर्डर से जो लोग हमारे पास आ गए हैं, जो हमने सखर में रखे हुए हैं, उनकी हद तक भी शायद हम मुतमईन हो सकते हैं कि चले 50% ही सही, लेकिन हमें पता है कि वो लोग कौन हैं और हम उनको अपने क्वारंटाइन में रखेंगे, आइसोलेशन में ले जाएंगे, अल्लाह करेगा वो ठीक हो जाएंगे। मज़ीद जो आने वाले हैं उनके साथ भी हम ये कर लेंगे। लेकिन ताफ्तान के बॉर्डर से जो हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ख़ुद से वहाँ से निकल गए हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए हैं। और यकीनन जो ये जिन लोगों को लोकली वायरस ट्रांसमिट हुआ है, अब उनके भी हम कॉन्टेक्स्ट ढूंढ रहे हैं, आगे भी चीज़ें हम करते जा रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ उन तक पहुँचे हैं जो हमारी रेंज में हैं, जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर हमने इसी तरह आज़ाद छोड़ दिया और हम उन लोगों के पीछे नहीं गए जिनको अभी तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ये चीज़ और बढ़ेगी और खुदा ना खास्ता हमें उस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो आज इटली में है, फ्रांस में है, स्पेन में है। हम अगर ये जो इकदाम कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा है कि लोगों को इससे तकलीफ़ होगी, हमें अंदाज़ा है कि लोगों की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमें ये बात देखनी चाहिए कि जब इटली ने ये फैसले वक्त पर नहीं किए तो आज क्या उनकी मईशत संभल गई है, या स्पेन की या फ्रांस की मईशत भी बहुत अच्छी चल रही है। वज़ीर आज़म साहब की बात ठीक है कि हमारे माशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर ये वबा बहुत बढ़ जाती है तो जितना नुकसान आज हमें होगा उससे 100 गुना नुकसान हमें ज़्यादा होगा और फिर हम लोगों की जानें बचाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो है वो उसका बहुत उसकी अहमियत है। अगर आपने आज फैसला नहीं किया, ये बात लिख लीजिए, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये बात यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आज नहीं 15 दिन बाद, महीने बाद हुकूमत को फैसले करने पड़ेंगे जो हम आज कर रहे हैं। अगर ये पूरे मुल्क में फैसले हो जाएं तो शायद हम बहुत बड़ी बर्बादी से, बहुत बड़ी मुसीबत से अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये सब अब ज़ाहिर इंटरनेशनल अखबारात में भी लिखा गया है कि चाइना ने जब फैसला किया अपना शहर बंद करने का, अगर वो फैसला एक हफ्ते पहले कर लेता तो फिर 67% जो थी तादाद वो कम हो सकती थी, और अगर एक हफ्ते बाद ये फैसला करता तो शायद 70% और ज़्यादा तादाद होती। तो ये टाइम का, एक हफ्ते का फ़र्क कितना ज़्यादा है। मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ ताफ्तान से आने वाले लोगों की वजह से आपको ये है, या वैसे आपको लग रहा है कि कुछ सेकेंडरी लेवल पर ऐसी चीज़ें आई हैं सामने जिसकी वजह से आप डरे हुए हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना फैले, इसलिए आप फौरी तौर पर इकदाम कर रहे हैं?
अच्छा देखें, एक तो मैं अर्ज करूँ, एक तो मैंने बताया जो ताफ्तान के जो लोग हमारे पास हैं वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, हमें थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़े लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। जो केसेस हमारे पास कराची में स्पेशली हैं उसमें वो ईरान से आए हुए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें सीरिया से आए हुए लोग हैं, उसमें दोहा से आए हुए लोग हैं, दुबई से आए हुए लोग हैं, यूके से आए हुए लोग हैं, अमेरिका के पेशेंट हैं और फिर जो लोकली ट्रांसमिटेड है। अच्छा, इनिशियली जो पहला पेशेंट आया था कराची में वो ईरान से आया था। जब वो सामने आया तो हमने फोकस किया ईरान को और हमने सारी डिटेल निकाली उन लोगों की जो ईरान से सफ़र करके यहाँ आए थे। हम उन तक पहुँच भी गए, हमने सारा कुछ कर लिया। उसके बाद सेकंड फेज़ में हम ताफ्तान जो बलूचिस्तान के बॉर्डर से लोग आए थे हम उनकी तरफ चले गए। लेकिन बाद में जो दूसरे केसेस सामने आए हैं वो तो दीगर ममालिक के हैं। अच्छा, एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने 9 लाख लोगों की स्क्रीन की है, मुझे नहीं पता कौन से 9 लाख लोगों की है, लेकिन मेरे पास खुद कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने ये बताया, जिम्मेदार लोग हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूँ, कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर अमेरिका से ट्रैवल करके आया, किसी और मुल्क से ट्रैवल करके आया, किसी एयरपोर्ट पर उस तरह की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई जो कराची एयरपोर्ट पर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है सूबा सिंध का, उन्होंने जिस तरह प्रॉपर तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की है। हमने जब स्क्रीनिंग शुरू की शायद हमने बहुत ताख़ीर से की है, हमने उस वक्त की जब हमें यकीन हो गया कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट पर वो स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। हमें परेशानी ये है कि वो बहुत सारे अफराद जो उस हमारी स्क्रीनिंग से पहले एयरपोर्ट से निकल कर कराची शहर में, कराची शहर से दीगर शहरों में चले गए हैं, जिनका हमें पता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम ये समझते हैं कि इससे पहले कि बहुत नुकसान हो, लोगों को घरों में महदूद करें ताकि 15 दिन के अंदर अंदर अगर खुदा न खास्ता किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाएगा, उनको फोकस करें, उनका इलाज करें, बजाय इसके कि आप लोगों को आज़ाद कर दें, हर जगह फिरते रहें, घूमते रहें और जिनमें ये वायरस है उसको फैलाते रहें। तो ये सिर्फ बात को समझने की ज़रूरत है। अगर किसी को समझ बहुत देर में आएगी तो मैं समझता हूँ कि इससे लोगों का नुकसान। मगर मुझे क्विकली बताइएगा, आप लोगों को शिकायत थी कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं ले रही है, अब आज जो तकरीर की है वज़ीर आज़म ने और जो इक़दामात बताए हैं कि हम चाइना और सबको फॉलो कर रहे हैं, कितना तसल्ली बख्श है आपके लिए, सिंध हुकूमत के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम तो सच्ची बात है उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद वफाकी हुकूमत भी उस किस्म के इक़दाम करेगी जो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ताख़ीर हो रही थी। शायद ये काम जो हमने आज किया हम 2-3 दिन पहले कर लेते, हम इंतज़ार में थे कि शायद ये कुछ फैसला करेंगे, लेकिन हम जब रोज़ाना बैठते हैं तो हमें नज़र आता है कि वहाँ सामने से कोई ऐसी तेज़ी है नहीं। शायद या तो चीज़ों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं या उन्हें उसकी इसकी संगीनी का अंदाज़ा नहीं है। हमने बहालत मजबूरी आज ये फैसला किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं, अगर हम नहीं करेंगे ताख़ीर हो जाएगी और ताख़ीर का नुकसान फिर ज़ाहिर है कि सूबा सिंध के लोगों को उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुतमईन नहीं है वज़ीर आज़म की तकरीर के बावजूद। साथ ही एक तवक्को फाइनेंशियल मार्केट्स कर रही थी, इंडस्ट्री कर रही है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुतासिर होंगी, रेमिटेंसेस मुतासिर हो सकती हैं और पाकिस्तान की मईशत में भी जो लोकल डिमांड है उसकी वजह से स्लो डाउन हो सकता है। तो आज सबकी नज़रें स्टेट बैंक पर थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ भी नजरें हैं कि उनकी तरफ से कोई बात की जाए, वहां से कोई बात नहीं हो रही है। स्टेट बैंक ने आज 75 बेसिस पॉइंट्स की शरह सूद में कमी की है, 13.25% से अब शरह सूद 12.5% हो गई है। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि मीडियम टर्म में अब महंगाई उनको नजर आ रही है कि 5 से 7% हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर है। रजा बाकिर साहब की तरफ से ये भी बयान भी जारी किया गया। साथ ही कम शरह सूद पर इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर्जों का भी ऐलान किया गया। 100 अरब रुपए का पैकेज है। क्या इंडस्ट्री अब इससे मुतमईन है? इसके अलावा मईशत किस तरफ जाएगी? हमारे साथ अकबर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, बाहिर मईशत भी हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आपसे इस हवाले से पूछेंगे। साथ ही हमारे साथ गौहर एजाज साहब मौजूद हैं, पैटर्न इन चीफ है, इंडस्ट्री किस तरीके से ले रही है उनसे बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे ले रही हैं ये उनसे पूछेंगे। सबसे पहले अकबर ज़ैदी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर मईशत के हवाले से आम आदमी सारा इम्पैक्ट आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लिखते रहते हैं, अब जो हुकूमत के फैसले हैं किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल खाना पूरी है और मुझे इसकी तुक नहीं समझ आई कि अगर इनको वाकई कुछ करना था दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में जो इक्तिसादी बहरान पहले से ही चल रहा था, कोरोना वायरस से वो गालिबन और बुरा होगा जब हमारी रेमिटेंसेस कम होंगे, मुख्तलिफ मसाइल सामने आएंगे। अभी क्योंकि कोरोना वायरस पूरी तरह फैला भी नहीं है और ना फैले तो बेहतर है, लेकिन उसको महदूद करने के लिए, लेकिन तब भी ये एक्सपेक्टेशन, आप तो 100 और 200 की बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे थे इससे ज्यादा होगा। अब हुआ ये है और 75 करने से किसी को फायदा नहीं होगा, ना हुकूमत को फायदा होगा, ना इन्वेस्टर को फायदा होगा, ना बिजनेसमैन को फायदा होगा। सिर्फ वो फायदा उन लोगों को होगा जो बाहर से पैसे लेके आए थे और जो अभी तक वहां पे उन्होंने पार्क किए हुए, जो कह रहे हैं तकरीबन $3 बिलियन हैं, जिसमें शायद 700 या 800 मिलियन डॉलर वापस चले गए थे, हो सकता है वो वापस फिर आ जाए।
तो ये जो एक हॉट मनी की बात हम बार बार करते आ रहे हैं आपके प्रोग्राम्स में, और लोग लिखते आए कि बाहर से पैसा आ जाता है, इनके रिजर्व बढ़ जाते हैं और कुछ ज़रा बेहतर लगते हैं, और IMF भी खुश हो जाता है, ये भी खुश हो जाता है। तो जहाँ तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी इंटरवेंशन का मसला था कि अपना जो रेट कम करें, वो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये ना होने के बराबर है। वो ना भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता, और करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गोरेजा साहब 75 बेसिस पॉइंट है, मगर साथ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पैकेज है कि अगर आप इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं 100 अरब रुपए 7%, आपको लगता है कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री का पहिया चलने के लिए एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है? इस वक्त सारी बिजनेस कम्युनिटी डिसअपॉइंटेड है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो कम से कम 200 बेसिक पॉइंट्स की थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करना चाहिए, और 75 बेसिक पॉइंट इज़ एक्चुअली अ शॉक हम सब के लिए। डिसअपॉइंटमेंट भी है और शॉक भी है कि स्टेट बैंक ये क्यों नहीं समझ रहा कि ये इन्फ्लेशन जो हमारे मुल्क में है वो डिमांड पुल नहीं है। ये हमारे लोग सड़कों पे जाके जो है वो बैंक से उधार लेके चीज़ें नहीं ख़रीद रहे, ना घर ख़रीद रहे हैं, ना दुकानें ख़रीद रहे हैं, ना गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ बैंकों से लेके नहीं कर रहे। और ये उन मुल्कों के लिए पॉलिसी है जिनमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। आप सूद बढ़ाते हैं और सूद बढ़ा के जो है आप जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ महंगाई तो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हुई थी, और आपकी बास्केट में जो चीज़ें वो सब इम्पोर्टेड थी, आज वो इम्पोर्टेड चीज़ें भी सब कम हो गई हैं। आप देख रहे हैं तेल $60 से अगर 156 रुपये का डॉलर था, और आज से 1 साल पहले 125 रुपये था, तो उसकी इन्फ्लेशन का डिफरेंस था। आज तो वो तेल ही $30 रह गया। आज वो गैस जो हम गिन रहे थे $8 की है, वो गैस ही आज $3 की रह गई। तो वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से महंगाई का इम्पैक्ट करेंसी की वजह से आया था, वो तमाम चीज़ें आज आधी रह गई हैं दुनिया में कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से। तो हम इस बात पे बड़े पुरुमीद थे कि स्टेट बैंक में हमारे पास बहुत काबिल टीम है। रज़ा बाक़िर साहब जो है बहुत समझदार और जो है वो कॉम्पिटेंट जो है वो सेंट्रल बैंकर के तौर पे यहाँ आए हैं। और मैं जो है मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एज बिजनेस कम्युनिटी वी आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि ये स्टेप जो है इनको जो है मेरे हिसाब से तो संडे को ये मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कर देनी चाहिए थी कि बंद जो है पाकिस्तान बंद भी हो तो स्टेट बैंक को जो है लेना चाहिए था कि इतना बड़ा इम्पैक्ट दुनिया में आ गया है, इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो तमाम चीज़ों की प्राइसेस आधी रह गई हैं, तो इन्फ्लेशन तो आधी रहनी है। मेरे ख्याल में तो इन्फ्लेशन 0 हो जाएगी, 5-7 नहीं रहेगी, यहाँ 0% इन्फ्लेशन हो जाएगी अगले 1 महीने के अंदर जो इम्पैक्ट हुआ है। तो क्या हम 0% इंटरेस्ट रेट ला सकेंगे? मोहम्मद सुहेल साहब, फाइनेंशियल मार्केट्स किस तरीके से इसको देख रही हैं? 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी है, अच्छी खबर है, बुरी खबर है? बिल्कुल बुरी खबर है। मेरे ख्याल में जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। पिछले 48 या 72 घंटों में जो हालात तब्दील हुए हैं, मेरे ख्याल में लोगों की पूरी ज़िंदगी में इस तरह हालात तब्दील नहीं होते, जिसको मुझे लगता है या तो इग्नोर किया है सेंट्रल बैंक ने, या उसकी जो इंडिपेंडेंट कमेटी है उसकी वोटिंग जो है वो सही नहीं होती है, या शायद वो सीक्रेट बैलेट नहीं है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, मायूसकुन फैसला है, और इंटरेस्ट रेट कम करने का, और जो आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। पहली दफ़ा लग रहा है कि स्टेट बैंक जस्टिफाई कर रहा है कि उसने रेट कम क्यों बहुत कम उसमें कमी की है। दूसरी जानिब जो आपने बताया कि जो 100 बिलियन की एक फैसिलिटी दी है, मेरे ख्याल में ये आई वॉश है। अगले 12 महीने में यहाँ लोग अपनी बिजनेस को बचाने में लगे रहेंगे, जहाँ पे दुनिया लॉकडाउन में है, जहाँ मुल्क हमारा लॉकडाउन में जा रहा है, जो वैसे ही रिसेशन में था। तो मेरे ख्याल में ये जो 100 बिलियन की फैसिलिटी है, इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, और लोगों को ये तवक्कुआत थी कि जो इनएक्शन है हुकूमत का, मिनिस्ट्रीज़ का, वो शायद स्टेट बैंक के मेजर से वो पूरा हो जाए। मगर आज तमाम एनालिस्ट को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को और दूसरे लोगों को मायूसी हुई है।
अकबर जैदी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक मैसेजिंग होती है मईशत में, ऊपर से लेके इन्वेस्टर से लेके नीचे जो कंज्यूमर है, जो गरीब आदमी है उस तक, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजीर आजम के लेवल पर वो मैसेजिंग आपके ख्याल में हो रही है, या इकदामात आपको नज़र आ रहे हैं जिन ममालिक में किए गए, 20 ममालिक में शरह सूद कम हुई, उसके बावजूद फ़र्क नहीं आया है, असर नहीं हो रहा है, मार्केट्स गिर रही हैं, मगर कम अज़ कम एक मैसेजिंग एक नज़र आया कि लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में कि वो हो रहा है? करने के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अभी तक 220 या 230 केसेस हैं कोरोना वायरस के जो आइडेंटिफाई हुए हैं, और मुल्कों में कई हज़ार हो गए। इससे पहले कि वो फैलें, इनको चाहिए कि मुअस्सर इक़दाम करें, और लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। उनकी इक़्तिसादी टीम ही बता दे, स्टेट बैंक के गवर्नर के अलावा अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वही बता दें क्या करना चाह रहे हैं। दूसरे मुल्कों में तो ये हुआ है, जैसे आपने कहा, एक तो खैर रेट कम हुआ है, उससे नुकसान भी हुआ है, कई जगह स्टॉक मार्केट और गिरी है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन बुनियादी मसला जो है वो ये है कि हर जगह हुकूमत अपने जो अखराजात बढ़ा रही है, ऐसे ऐसे जो बिजनेसेस जो अफेक्ट होने वाले हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा रुझान दे रही है। लेकिन हमारा मसला ये है कि कोरोना वायरस एक तरह का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में भी और जगह भी हर माहिर इक़्तिसादियात, हर इकोनॉमिस्ट यही कहता आ रहा है कि हमारी मईशत इस वक्त काफ़ी बहरान में वैसे ही है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कोरोना वायरस से, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। आप ये देखें कि लोग अगर घर बैठेंगे, जो सारी दुनिया में हो रहा है, घर बैठने पे मजबूर होंगे, इवेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बाहर जाना कम हो जाएगा, तो उससे कोई ज़ाहिर टैक्स, ना टैक्स जमा होगा, ना खर्चा होगा, ना लोगों को रोजगार मिलेगा, जो डेली वेज पे काम करते हैं उनको काम नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसे वक्त हुकूमत को ये तो कहना चाहिए कि एक वो पैकेज लेके आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए जो कम आमदनी वाले हैं या जो बेरोजगार होने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत है। तो वो अभी तक हमें कोई बिल्कुल नहीं नजर आया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए गौहर एजाज साहब दिया है पैकेज, मगर जैसे मोहम्मद सुहेल साहब ने कहा कि एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, ये तो आई वॉश है, उसके लिए बड़ा सर्वाइवल मुश्किल हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की सूरत में भी, और अगर शटडाउन होता है तो जो डोमेस्टिकली कंजम्पशन होती है इंडस्ट्री की, वो सूरत हाल क्या है इस वक्त? तो हमारी इकॉनमी इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त आपने वेडिंग हॉल्स बंद कर दिए हैं, मॉल्स खाली हो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? जो पूरा का पूरा चेन है, साइकिल है कंजम्पशन का, वो साइकिल टूटने जा रहा है। तो हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक गुड्स की है, वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक गुड्स की जो है वो इस वक्त या तो 50% पे चली जाएगी या बिल्कुल कर्टेल होकर शायद बंद भी हो जाए। एक्सपोर्ट मार्केट में आपको जो है वो मैं बताता चलूँ कि इटली ने, स्पेन ने और जो है जर्मनी ने, तीनों ने जो है कहा है कि अप्रैल की शिपमेंट्स होल्ड करें। इसका मतलब ये है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की, जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज के दिन जो है वो कह रहा हूँ कि इस वक्त फुल कैपेसिटी चल रही थी, उसको भी एक दफ़ा जो है वो एक शौक आया, क्योंकि यूरोप हमारी जो है सेकंड बिगेस्ट मार्केट है दुनिया के लिए, और अगर यूरोप ने जैसे शिपमेंट्स होल्ड करवाई हैं तो उसकी भी जो स्टेप्स हैं स्टेट बैंक को उसका भी स्टिमुलस लेना पड़ेगा। जैसे एक्सपोर्ट ई फाइनेंस की लिमिट्स हैं, उनको जो है वो परफॉर्मेंस की उनके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं ताकि उसको संभालें। दूसरी चीज़ इनको ये करना पड़ेगा कि जो CIB की रिपोर्टिंग है उसके लिए भी इनको जो 90 डेज़ का लॉ है उसको 180 दिन करें। ये कुछ बेसिक से स्टेप हैं जिसमें जो कि सिर्फ रेगुलेटरी स्टेप्स हैं, जिनमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, वो स्टेप्स को इमीडिएटली इनको लेके जाना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जो साइकिल है वो साइकिल ना रुके, और इसको जो है एज अ स्टिमुलस दें ताकि वो इंडस्ट्री चलती रहे। मोहसिन साहब, ऐसी सूरत हाल में जब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, डिमांड नीचे है, पाकिस्तान में अब डोमेस्टिक डिमांड भी नीचे आएगी, तो और ख़ुद स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5 से 7% मीडियम टर्म में तवक्का से जल्दी हो जाएगी, इन्फ्लेशन 5 से 7% पर आ जाएगी। तो गवर्नर साहब तो कहते थे कि वो फॉरवर्ड लुकिंग इस वक्त देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होने के बावजूद इतना कम कमी उनकी तरफ से सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट्स की क्यों की गई होगी आपके ख्याल में? भाई मेरे ख्याल में वो बचाना चाहते हैं, अपने करेंसी को बचाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो पैसा है बैंकिंग सेक्टर में रहे, समय से बालातर रहे। ये मेरे ख्याल में ये तो जब आप प्राइवेटली बात करेंगे उन 10 मेंबरान से जो उस मीटिंग में बैठे थे, फिर जाके बातें खुलेगी। मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं पिछले 1 साल से वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 11 से 12% है। अभी जो इन्फ्लेशन जो साल खत्म हो चुका है 9 महीने, फिर भी वो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इस साल जो है इन्फ्लेशन 11 से 12% रहेगी। इसका मतलब है कि जो उनका अपना स्टैंस था कि इन्फ्लेशन फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं देख रहे हैं। अगर फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो 11 से 12 इन्फ्लेशन नहीं हो रही है।
दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बिल्कुल सही हैं, इकोनॉमी सही चल रही है, सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे रिस्क है, मगर जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.5 से 3% कर दी है। और तीसरी जो आर्गुमेंट है जो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा कि जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है उसका रीजन एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हैं। अब ये भूल जाना चाहिए उनको कि ये जो वायरस है ये सिर्फ अमेरिका चाइना में नहीं है, ये वायरस पाकिस्तान में भी है। आप देख लें क्या हालात है बिजनेस के पिछले एक हफ्ते में, कराची में बिजनेसमैन से आप पूछ लें, तो मेरे ख्याल में ये खुशफहमी में है कि पाकिस्तान के जो जीडीपी के हालात और इकोनॉमी के हालात बेहतर हैं, ये सिर्फ एक्सटर्नल एक क्राइसिस है। मेरे ख्याल में ये शायद वो भूल गए हैं कि ये क्राइसिस जो है ये पाकिस्तान का क्राइसिस बन चुका है, और अगर 15-20 दिन के बाद ये पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि जो जीडीपी जो 3% है, जो खुद अपनी ये जीडीपी नंबर पर रिवाइज किया है, वो अचीव करना भी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। आपने देखा नाज़रीन, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, फाइनेंशियल मार्केट्स हों या फिर इकोनॉमिस्ट हों, कोई भी इस वक्त हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत को इस वक्त सूरत हाल की संगीनी का पता है और उस हिसाब से इक़दाम हो रहे हैं। स्टेट बैंक की तरफ से सिर्फ 0.75% इंटरेस्ट रेट्स को कम किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ज़्यादा किए जा सकते थे, जबकि खुद स्टेट बैंक को नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और आम खबरों में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक और केस में नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया है और अब तो ये मामूल ही बन गया है। नैब बड़े बड़े दावे करके गिरफ्तारी करती है, फिर कई माह तक मुलजिम को गिरफ्तार रखती है और तहकीकात नहीं करती है। फिर जब आला अदालतें नैब से सवाल पूछती हैं तो नैब मुतमईन नहीं कर पाती है। नैब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं कर सका। इस केस में भी मुतमईन नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए और फिर ख्वाजा साद रफीक को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में बेंच ने ख्वाजा साद रफीक की दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान ख्वाजा बरादरान के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि 16 महीने के अरसे में नैब के पास बेज़ाब्दगी के बजाय सिर्फ एक वादा माफ गवाह का बयान ही है। अमजद परवेज ने कहा कि चेयरमैन नैब ने कैसर अमीन भट्ट को 2 मरतबा माफी दी है। किसी भी जगह कैसर अमीन भट्ट का रिमांड तक नहीं लिया गया। एलडीए के रिकॉर्ड में मुकदमा गैर कानूनी इख्तियारात का है। ख्वाजा साद रफीक के वकील ने अदालत को बताया कि नैब की जानिब से इंक्वायरी के दौरान 3 खतूत सामने लाए गए जो पैरागॉन सोसाइटी की हद तक झूठे हैं। इस दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा बरादरान ने ट्रायल के दौरान बयान रिकॉर्ड कराने में नैब के साथ ताउन किया। केस में कोई इल्तवा नहीं मांगा गया, लेकिन नैब कोई ऐसी चीज बताए जिससे साबित हो कि ख्वाजा बरादरान को जमानत ना दी जाए। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि यह नैब की नियत का मसला है या अहलियत का। नैब के पास अभी भी कोई वाज़ेह शवाहिद मौजूद नहीं है। जब प्लान की मंजूरी टीएमए ने दी तो कोई जवाज ही नहीं बनता। नैब के पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से अब ख्वाजा बरादरान को हिरासत में रखा जाए। नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। बाद में दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई ख्वाजा सुलेमान रफीक को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी को 16 महीने हो चुके हैं। इस दौरान वो नैब की हिरासत में भी रहे, मगर नैब 16 महीने बाद भी शवाहिद जमा नहीं करा सका, कुछ साबित नहीं कर सका, जिसके बाद अदालत ने नैब की कारकर्दगी पर आज सवालात उठा दिए और नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अहम बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी से पहले नवंबर में जब हमने डीजी नैब लाहौर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी या किसी की भी गिरफ्तारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोग शवाहिद और रिकॉर्ड को ख़राब कर देते हैं, और उन्होंने इस हवाले से खासतौर पर ख्वाजा साद रफीक केस की मिसाल दी। ये बताएगा कि एतराज़ है नून लीग का कि शहबाज शरीफ साहब तो पेश हो रहे थे, बाहर भी नहीं जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत थी? वो तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद दे रहे थे। गिरफ्तार करके क्या नया निकाल लिया? यही ज़रूरत थी। जैसे ख्वाजा साद रफीक वाला केस चल रहा है पैरागॉन, ख्वाजा साद रफीक के केस के अंदर जो विटनेस पैरागॉन के लिए आती है या वो गायब हो जाती है, या वो टेलीफोन बंद करती है, या वो मुल्क से भाग जाती है। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ बैठा क्या करूँ? तो शहबाज शरीफ अगर आप ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि रिकॉर्ड ख़राब तो हुकूमती लोग कर सकते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, जो इख्तियार रखते हैं, उन्हें आप गिरफ्तार नहीं करते हैं, अपोजिशन को गिरफ्तार करते हैं। वो बज़िद रहे। इस बयान के बाद दिसंबर में नैब ने ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया, मगर 16 महीने बाद भी नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी।
ख्वाजा साद रफीक की रिहाई के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। क्या 18 महीने साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब की ज़िंदगी के नैब वापस दे सकता है? क्या उनकी इज्जत जिस पर हर्फ आया नैब वापस दे सकता है? नैब चेयरमैन आज इस्तीफ़ा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नालायकी आज सारे पाकिस्तान पर अयां हो चुकी है। हम एक नुकाती अमेंडमेंट चाहते हैं, इस अदारे को ख़त्म करें और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो FIA करे, वो FBR करे, वो जो दीगर कवानीन है उनके ज़रिए किया जाए। लेकिन ये सिलसिला जो मुल्क में सियासतदान की बदनामी, मुल्क में सियासतदान को दबाने के लिए, हक़ की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ नहीं, आज मीडिया के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो रहा है। मगर आज बात सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज नैब पर बरहम हुई, बल्कि अदालत ने तो सवाल उठा दिया कि क्या नैब उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या नैब जजिस को ब्लैकमेल करना चाहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकरम दुरानी के केस की समाअत के दौरान नैब ने जजिस के मकान अलॉटमेंट की रिपोर्ट अदालत में पेश की और नैब ने अदालत से रिपोर्ट खुफिया रखने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दिया कि अवाम के सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे खुफिया रखने की इस्तदा की गई। इस लिस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन और हाई कोर्ट के जजेस के नाम भी हैं। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आप अब हाई कोर्ट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। मुझे अलॉटमेंट 18 अप्रैल 2019 को हुई। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा कि क्या वो अलॉटमेंट भी मुल्जिम ने की थी। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि आपने रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की। क्या आप समझते हैं कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं? आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत क्यों नहीं की? कानून से कोई बालातर नहीं, आप अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अब चेयरमैन नैब को तलब करें? चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि इस अदालत का कोई जज ब्लैकमेल नहीं होगा। हम सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। हमारे नोटिस में बहुत सी चीजें आई हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लिस्टें आप लोगों को मुहैया कर रहे हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हम ये मामला वापस चेयरमैन नैब को भिजवा रहे हैं। नैब की तरफ से अचानक अदालत में आज घरों की अलॉटमेंट की रिपोर्ट पेश की गई, जिसे अदालत ने जजिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दिया और चेयरमैन नैब की तलबी की भी बात की। यह बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल नैब की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है और अब मीडिया ये कह रहा है कि नैब मीडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। जजेस कह रहे हैं कि नैब जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अपोजिशन कह रही है कि हम तनकीद करते हैं तो नैब इस्तेमाल हो रहा है हुकूमत के हाथों। जो भी हुकूमत पर तनकीद करे उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा किया। इसके अलावा आज यूनिस के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक वकील चौधरी मोहम्मद सईद आए और उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो सामने आई थी और चेयरमैन नैब ने उसकी तरदीद भी नहीं की थी, तो मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा कि इस वीडियो की फॉरेंसिक तहकीकात कराई जाएं। उनकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया है, जल्द ही समाअत होगी। ये मैंने लास्ट ईयर जब ये वाकया हुआ, इसमें बड़ा एक मीडिया पे बड़ा जोर आया और चेयरमैन नैब ने ऐसी एक मुबैना तौर पर उनकी कुछ वीडियोस लीक हुई, तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम अखबारात में, तमाम मीडिया में वो नज़र आया। हमने देखा आज तक जावेद इकबाल साहब ने इसकी तरदीद नहीं की। मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिक्वेस्ट की कि इसकी जो फोरेंसिक करवाई जाए वीडियो की, ताकि मामला दूध का दूध पानी का पानी हो। और मैंने सदर मामले को ये लिखा ये और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया और बाकायदा तौर पे इसमें मुझे नोटिस आया हुआ है। अभी ये मामला पेंडिंग है। अभी इसका जो नोटिस है वो जब वो टेकअप करेंगे, इसका नंबर लगा हुआ है, आपने देखा शायद 424/2019। अभी इसके बाद वो मुझे कॉल करेंगे, मैं जाऊंगा और मैं जाके वहाँ पे अपनी मारूजात बताऊंगा कि ये मैटर है, इसको बाकायदा तौर पर इसकी रेगुलर हियरिंग शुरू कर दी। ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि अब ऑपोजिशन उस वीडियो की तहकीकात का मुतालबा बार बार कर रही है। कह रही है कि उस वीडियो की बुनियाद पर हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मगर 23 मई को जब ये वीडियो सामने आई थी गुज़िश्ता बरस, उस वक्त हुकूमत ने उसे ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दिया था। वज़ीर आज़म की मामले खुद डॉक्टर फिरदौस हाशी कमान ने कहा कि ये ऑपोजिशन ने किया है और ऑपोजिशन चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना चाहती है। अब वो चेयरमैन नैब के हवाले से ऐसी गलीज, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और गैर शाइस्ता वीडियो टेप्स इंजीनियर करके
मार्केट में फेंक रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल ग्रोह का सहारा ले रहे हैं जिनकी वारदातों के बेशुमार विक्टिम ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। टेप क्रिएट की गई है, नून लीग का वतीरा रहा है इस किस्म की टेपें मार्केट में फेंकने का। उसके हाथों अपने अदारों को कमज़ोर नहीं करेंगे और कहीं पे भी ऐसा कोई मैसेज नहीं देंगे कि ये रिलीफ ले सकें। बड़ी क्लियर बात की हुकूमत ने, और फिर अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाने के बाद हुकूमत ने इस वीडियो का फॉरेंसिक कराने का ऐलान भी किया। 25 मई को डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस हवाले से बात की। आपको तो यकीन है, लगता है कि एडिटिंग उन्होंने की है, ऑडियो वीडियो की साजिश उन्होंने रची है, तो फिर पार्लिमानी कमेटी बनाए, साफ पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार है, कौन है। पहली बात तो ये है कि इसका सारा फोरेंसिक होना चाहिए, ओवरऑल एक एक्सपर्ट्स के साथ एग्जामिनेशन, और इसको प्रॉपरली प्रोब करके इसके ताने बाने आपके ख्याल में जो ये गैंग सामने आया जिसकी गवाही गुनाहगार होने की राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं, वो गैंग जो है देखना ये है कि किन के हाथों में खेल रहे हैं। पहले अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया, फिर फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया, और बाद में जब दोबारा सवाल उठाया गया तो हुकूमत ने मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। 6 जुलाई को प्रोग्राम नया पाकिस्तान में डॉक्टर फिरदौस साहिबा दोबारा आई, सवाल पूछने पर मीडिया पर ही सवाल उठा दिया। कहा था कि नैब चेयरमैन के हवाले से जो मुबैना वीडियो सामने आई थी उसकी भी तहकीकात होगी, वो लीक कैसे हुई, उसका फॉरेंसिक होगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। वो कब होने जा रहा है और इसका ऑडिट कब करवाएंगे आप लोग? ये आप जो आपकी दोनों इदारों से मुतल्लिका दलिया और चेयरमैन नैब के मुतल्लिका आपका एक लाए अमल भी है और एक आपकी ख्वाहिश भी है। डॉक्टर साहब, एक अफराद को, अदारों को, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ना तो मैंने ये मुतालबा किया था। ये आपने मेरे शो पर बैठ के कहा था कि इसका ऑडिट होना चाहिए। मेरे शो पे आपने कहा था फॉरेंसिक होना चाहिए, और उस मुतल्लिका रेलेवेंट फोरम्स पे हो रहा होगा, होना चाहिए, और जब वक्त आएगा उसका आपके सामने उसके हकायक भी सामने आ जाएंगे। 6 जुलाई को उन्होंने ये बात कही जो कि एक तरीकाकार ही बना लिया है हुकूमत ने कि पहले खुद ऐलान करते हैं, खुद दावा करते हैं, फिर सवाल उठे तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस केस में भी यही किया और अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब हमने चेयरमैन नैब की वीडियो की तहकीकात का हुकूमती वादा याद दिलाया तो पैमरा से हमें मुल्क से बगावत का मुर्तकिब करार दिलवा दिया गया। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ की बंदिश और जंग और जियो के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी है। साथ ही मुसलसल कानूनी सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने भी अहम सवालात उठाए थे और आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर में कुछ सवालात उठाए गए हैं। खबर के मुताबिक नैब के कंप्लेंट वेरिफिकेशन से तलबी के नोटिस से लेकर जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी तक नैब लाहौर ने जिस अंदाज से इस केस को आगे बढ़ाया है वो गैर मामूली और मशकूक है। 28 फरवरी को नैब लाहौर के शिकायती तस्दीकी सेल की डेप्यूटी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने मीर शकील उर रहमान को कॉल अप नोटिस जारी किया और बताया गया कि शिकायत की तस्दीक का अमल जारी है। दूसरी अहम बात यह है कि इस नोटिस के साथ कोई सवालनामा मुंसलिक नहीं था। 5 मार्च को मीर शकील उर रहमान नैब ऑफिस में पेश हुए और उन्होंने नैब हुकाम को 2 सफ़हात पर मुश्तमिल वजाहत पेश कर दी, लेकिन नैब हुकाम ने उसे वसूल करने से इनकार कर दिया। खबर के मुताबिक नैब हुकाम ने मीर शकील उर रहमान से शिकायत के मुतालिक सवालात किए तो मीर शकील ने हुकाम को बताया कि यह 34 बरस पुराना मामला है, लिहाजा 1 हफ्ते का वक्त दे दिया जाए ताकि पुराने रिकॉर्ड को देखकर बताया जा सके। खबर के मुताबिक मीर शकील उर रहमान ने तहरीरी सवालनामा फराहम करने को कहा, लेकिन नैब हुकाम ने इनकार कर दिया। फिर खबर के मुताबिक बाद में मीर शकील उर रहमान ने दरख्वास्त की कि कम से कम उन्हें सवालात लिखने की इजाज़त ही दे दें। पहले तो नैब हुकाम ने दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मीर शकील उर रहमान ने वहाँ नस्ब CCTV कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर नैब हुकाम ने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। फिर नैब हुकाम ने 13 सवालात बताए जो मीर शकील उर रहमान ने कागज़ पर लिखे। फिर खबर के मुताबिक मीर शकील उर रहमान ने तमाम दस्तावेज़ात जमा करने, उनका जायज़ा लेने और उसके बाद उन 13 सवालात का जवाब लिखने में 1 हफ्ता लगाया। साथ ही दस्तावेजी सबूत भी जमा किए, मगर नैब ऑफिस में दोबारा पेशी से एक रात कबल यानी 11 मार्च को नैब ने पहली मरतबा मीर शकील उर रहमान के घर पर 26 सवालात पहुंचा दिए। 1 रात पहले 26 सवालात भिजवा दिए गए। पहले सवालनामा देने से इनकार किया, फिर पेशी से 1 रात पहले सवालनामा भिजवा दिया और 26 सवालात के जवाबात तलब कर लिए। शिकायत की तस्दीक के मरहले में इस जल्दबाजी की कोई वजाहत पेश नहीं की गई। खबर के मुताबिक नैब लाहौर के दफ्तर में पेश होने के 20 मिनट बाद ARY ने खबर नशर करना शुरू कर दी। 20 मिनट बाद ही कि नैब वालों ने मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की कोई वजाहत नहीं की गई कि नैब वालों ने मीर शकील उर रहमान के जवाबात का कब जायजा लिया, कब चेयरमैन नैब ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट पर दस्तखत किए।
खबर के मुताबिक आमतौर पर वारंट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के आखिरी मरहले में जारी किए जाते हैं, मगर मीर शकील उर रहमान के केस में कंप्लेन वेरिफिकेशन के मरहले में वारंट जारी कर दिए गए। इन हालात को देखकर वाज़ेह हो जाता है कि चेयरमैन नैब ने मीर शकील उर रहमान की नैब में पेशी से पहले ही वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। खबर के मुताबिक नैब की अक्टूबर 2019 को जारी करदा पॉलिसी के मुताबिक नैब को पहले एक सवालनामा भिजवाना होता है। उनके जवाबात मिलने पर अगर ये जवाबात इत्मीनान बख्श ना हो तो ब्यूरो एक और सवालनामा भिजवाएगा, जिसके मौसूल होने के बाद अगर ये जवाबात भी इत्मीनान बख्श ना हो तो ही सूरत में इस शख्स को बराह रास्त सवालात पूछने के लिए तलब किया जाएगा। मीर शकील उर रहमान के केस में ऐसा नहीं किया गया। हर केस में नैब 4 मराहिल के मुताबिक अमल करता है। पहले शिकायत की तस्दीक, दूसरे इंक्वायरी, तीसरा इन्वेस्टिगेशन, फिर रेफरेंस दायर करना। मगर मीर शकील उर रहमान के केस में नैब इस कदर जल्दबाजी में था कि उसने अपने ही तयशुदा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी कर दी और शिकायत की तस्दीक के पहले मरहले में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम पर बात करें। जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करे कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सज़ा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ व कारब, जो उस फ़र्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तस्करे करते हैं कि इस फ़र्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अजाब लेकर आया है। पहली दफ़ा नहीं है कि फयाज़ हुसैन चौहान ने इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत बात की है, और पहली दफ़ा नहीं है कि जब रद्द-ए-अमल और दबाव आया है तो उन्होंने एक दफ़ा फिर माफ़ी मांग ली है। माजूरी बद्दुआ या सज़ा नहीं है, ना इम्तिहान है, ना अजाब है। अपने बयान से उन्होंने उन तमाम वालिदैन का दिल दुखाया है जिनके खुसूसी बच्चे हैं। उन्होंने खुसूसी बच्चों का दिल दुखाया है। फयाज़ हुसैन चौहान के बयान की अपनी ही जमात की रहनुमा और इंसानी हकूक़ की वज़ीर शरी मज़ारी ने मजम्मत की और ट्वीट किया कि खुसूसी बच्चे अजाब नहीं होते, बल्कि खुसूसी इंसान होते हैं जिनकी देखभाल और मोहब्बत की जाती है। उन्हें अपनी सलाहियत पैदा करने की इजाज़त होती है। हकीकत में कोई भी बच्चा कभी अजाब नहीं हो सकता, और किसी के लिए भी इस तरह के ज़ालिमाना गैर इंसानी बयान देना कतई नाकाबिल मुआफ़ी और काबिल मजम्मत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी फयाज़ हुसैन चौहान के इस बयान की मजम्मत की गई है और ट्वीट किया है कि HRCP को वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान के बयान पर सख्त तशवीश है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस्मानी या ज़हनी माजूरी वाले बच्चे वालिदैन के गुनाहों के नतीजे में पैदा होते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बयान था। HRCP ने मज़ीद कहा कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन्होंने बयान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मौजूदगी में दिया। वज़रा को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जो माजूरियों से नावाकफियत को फ़रोग़ दें और उनके साथ रहने वालों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। मगर ये पहली दफ़ा नहीं है, वो बार बार ऐसे बयानात देते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें पसंद करते हैं, दबाव आने पर अगर उन्हें ओहदे से हटा भी दें तो दोबारा लगा देते हैं। फयाज़ हुसैन चौहान फिर ऐसे ही बयान देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं और फिर यही बार बार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।